हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। नहीं भाभी, छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। आखिर मेरी क्या गलती है? सब्जी में ढेर सारा नमक डालकर कह रही है तूने क्या गलती की है? भाभी, मैंने जानबूझकर सब्जी में ज्यादा नमक नहीं डाला था। सब्जी बनाते समय माँ ने काम से बुला लिया था। जब वापस आई तो लगा सब्जी में नमक नहीं डाला, तो मैंने दोबारा गलती से नमक डाल दिया। अच्छा, तो तू अब अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर ही डाल रही है? इतना कहकर जानकी और राधा मीरा को बेरहमी से मारने लगते हैं। मीरा जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देख जानकी और राधा बहुत खुश होती हैं और वहां से चली जाती हैं। बेचारी मीरा दर्द से रेंगती हुई कमरे में आती है और अपनी माँ और बाबा की तस्वीर को देखते हुए बोलती है, तुमने मुझे अपनी कोख में ही क्यों नहीं मार डाला? अगर मार देती तो आज रोज रोज ऐसे मर मर के जीना नहीं पड़ता। अब पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद बाबा। माँ बाबा, मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं और नहीं जी सकती। ये कहते हुए मीरा अपने माँ बाप की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। मीरा की माँ ने मीरा को जन्म देते ही दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके चलते उसके पिता ने जानकी से दूसरी शादी की थी। लेकिन कुछ सालों बाद जानकी के पति की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते जानकी मीरा पर अत्याचार करने का एक मौका नहीं छोड़ती। और जब जानकी की बड़ी बहू राधा आती है तो अब दोनों सास बहू मिलकर बेचारी मीरा को हर दिन मारते हैं। अरे ओ करमजली, ये कपड़े तू इस वॉशिंग मशीन में नहीं बल्कि अपने हाथों से धोएगी, और यहाँ बाथरूम में बैठकर नहीं बल्कि छत पर बैठकर। अपनी भाभी की ये बातें सुनकर बेचारी मीरा कपड़े लिए छत पर जाती है और कड़ी धूप में बैठकर धोने लगती है। कड़ी धूप में इतनी देर तक कपड़े धोने की वजह से मीरा के शरीर पर गर्मी के दाने निकल आते हैं, जिससे उसे बहुत परेशानी होती है। माँ, भाभी, मेरे पूरे शरीर पर गर्मी के दाने निकल आए हैं और बहुत जलन भी हो रही है। आप लोग मेरे कमरे में एक पंखा लगवा दीजिए। और उस पंखे का जो बिल आएगा उसे क्या तेरी मरी हुई माँ भरेगी? आपको जो बोलना है मुझे बोल लीजिए, लेकिन मेरी मरी हुई माँ को कुछ मत बोलिए। मीरा का जवाब सुनकर जानकी और राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे फिर से मारना शुरू कर देते हैं। जानकी के दोनों बेटे सौरव और अमन कहने को मीरा के सौतेले भाई थे, लेकिन वो मीरा से बहुत प्यार करते थे। मगर दोनों भाई हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसीलिए मीरा कभी उन्हें अपने दुख के बारे में नहीं बता पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और जानकी अपने छोटे बेटे अमन का रिश्ता तय कर देती है। हे भगवान, अब तो छोटी भाभी भी आने वाली है। इसका मतलब अब 3 लोग हो जाएंगे जो मुझ पर अत्याचार करेंगे। मीरा हर रोज अपने मन में यही सोचती थी कि उसकी छोटी भाभी भी उसकी माँ और बड़ी भाभी की तरह अत्याचार करेंगी। समय गुजरता है और जानकी की छोटी बहू और राधा की देवरानी ममता आ जाती है। कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू, किसी की नजर ना लगे। और नासपिटी, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जा। अपनी सास के मुंह से अपनी नंद के लिए ऐसी बातें सुन ममता को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद मीरा ममता को उसके कमरे में ले जाती है। एक बात बताओ मीरा, आज तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, फिर भी तुमने इतने सादे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो भाभी, गर्मी है ना, इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए। ममता इतना बोल ही रही थी कि तभी ममता की नजर मीरा के कंधे पर पड़ती है, जहां पर एक बहुत बड़ा चोट का निशान होता है। ये क्या मीरा, तुम्हारे कंधे पर ये चोट का निशान कैसे? कुछ नहीं भाभी, वो मैं गिर गई थी ना, उसी का निशान है। अब आप आराम करिए, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे देना।
मीरा का ऐसा बर्ताव देख ममता को थोड़ा अजीब लगता है और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। अगले दिन सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ये क्या मीरा, तुम कब से हम सबको ही खाना परोस रही हो? आओ बैठो, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। घर की नौकरानी को मालकिन के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की इजाजत नहीं है इस घर में। क्यों मीरा, ठीक कहा ना मैंने? राधा की बात सुन मीरा प्लेट में खाना निकाल जमीन पर बैठकर खाने लगती है। ये देखकर ममता को मीरा के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। सबके खाना खाने के बाद ममता मीरा के पास जाती है। अरे भाभी, कुछ चाहिए था आपको? मीरा, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारा ऐसे पुराने कपड़े पहनना, तुम्हारे गले पर चोट का निशान और घर वालों को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव। देखो, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर सब कुछ बताओ। ममता की बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मीरा अपने ऊपर बीती हर एक चीज ममता को बताती है। मीरा की सारी बातें सुन ममता भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। क्या तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ? ये इंसान है या जल्लाद? तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, मेरे रहते हुए तुम पर और कोई अत्याचार नहीं होगा। इतना कहकर ममता मीरा को गले से लगा लेती है, जिसके बाद ममता मीरा की सारी चोटों पर दवाई लगाती है। अब नंद और देवरानी मिलकर खाना बनाते हैं और आज पहली बार मीरा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है, जिसे देखकर राधा और जानकी को बहुत गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही है? चल हट, ये यहीं खाना खाएगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब इस नौकरानी को हमारे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खिलाएगी? अभी बताते हैं तुम दोनों को। राधा मीरा पर हाथ उठाने वाली होती है कि तभी ममता राधा का हाथ रोकते हुए कहती है, मैं कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं हूँ जो तुम लोगों के अत्याचार से डर जाऊंगी। मीरा पर जितना अत्याचार होना था वो हो चुका, लेकिन अब और नहीं। खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ममता की बात सुन राधा और जानकी मुंह बनाकर कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों नंद देवरानी मिलकर खाना खाती हैं। ममता मीरा का बिल्कुल एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखती है। उससे ढेर सारी बातें करना, उसके सिर की मालिश करना और हर जगह उसे अपने साथ ले जाना। मीरा, तुम खुश तो हो ना? हमने तुम्हारी मनपसंद की कितनी सारी ड्रेसेस ली हैं। तो अब घर की नौकरानी भी मालकिन की तरह अच्छे कपड़े पहनेगी। वैसे मीरा, इस घर में लोगों को गलतफहमी बहुत है। लंगूर जैसी शक्ल पाकर खुद को कहीं की महारानी समझती है। ममता की बात सुन राधा का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये क्या मीरा, इतनी गर्मी में तुम बिना पंखे कूलर में सोती हो? तुम्हें गर्मी नहीं लगती क्या? लगती है ना भाभी, लेकिन क्या करूं, अब इसकी आदत हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी आदत छोड़नी होगी। अब तुम्हें इस गर्मी में सोने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मीरा, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ किताबें देखी थी, क्या वो तुम्हारी थी? हाँ भाभी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मीरा की बातें सुन ममता को उसके लिए काफी बुरा लगता है, जिसके बाद ममता सबसे पहले मीरा के कमरे में एक अच्छा सा एसी लगवाती है और साथ ही साथ उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी करवा देती है। ये सब देख राधा और जानकी से बर्दाश्त नहीं होता। ये ननंद इस देवरानी की कुछ ज्यादा ही लाडली बन चुकी है माँ जी। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सही कहा तूने बहू, वरना एक दिन ये दोनों नंद और देवरानी मिलकर हमें हमारे घर से निकाल देंगे। राधा और जानकी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ममता किसी जरूरी काम से बाहर गई होती है, जिसका फायदा उठाकर जानकी एक 60 साल के बुढ़े आदमी को घर में बुलाती है और एक साथ एक पंडित को बुलाकर मीरा की जबरदस्ती उस बुढ़े से शादी करवाने लगती है। ये आप लोग क्या कर रही हैं? छोड़िए, अगर भाभी को पता चल गया तो आप लोगों को छोड़ेगी नहीं। एक बार तेरी इससे शादी हो गई ना, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता।
पंडित जी, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए। जानकी और राधा मीरा की जबरदस्ती उस बुढ़े से शादी करवाने लगती है कि तभी अचानक वहां पर ममता पुलिस लेकर आ जाती है। अपनी भाभी को देख मीरा दौड़ते हुए ममता के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी, वरना आज तो आप मीरा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देते। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, हम बेगुनाह हैं। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये तो थाने चलकर ही पता चलेगा। पुलिस जानकी और राधा को थाने ले जाने लगती है कि तभी, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं ये केस वापस लेती हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन क्यों? ये लोग जैसे भी हैं मेरे अपने हैं और इन्हें पुलिस स्टेशन भेजकर मैं अपने बाबा की खानदान की बेइज्जती नहीं कराना चाहती, आप इन्हें छोड़ दीजिए। मीरा की बात सुनकर पुलिस वहां से चली जाती है। वहीं मीरा की बात सुन राधा और जानकी की आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। आज हमारी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती थी, उसके बावजूद भी तुमने हमें पुलिस से बचा लिया। किस मुंह से तुमसे माफी मांगे समझ नहीं आ रहा है। मीरा, हमें माफ कर दो और हमें पुलिस के हवाले कर दो, ताकि हमें हमारी गलती की सजा मिले। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? भला कोई अपनी माँ और भाभी को पुलिस के हवाले कैसे कर सकता है? मीरा की बात सुन राधा और जानकी उसे गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद मीरा उन दोनों को माफ कर देती है। वहीं राधा और जानकी ममता से भी माफी मांगती हैं और अब वो सभी मिलकर मीरा की एक अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से शादी करते हैं और अब मीरा अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है। आशा की 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू रेखा बहुत सुंदर और गोरी है। छोटी बहू अवंतिका का रंग बहुत काला है। इस कारण आशा अपनी दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। रेखा बहू, ओ रेखा बहू। आशा की आवाज सुनकर अवंतिका वहां आ जाती है और अपनी सास से कहती है, दीदी तो कपड़े सुखाने के लिए छत पे गई है, कुछ चाहिए क्या आपको? अवंतिका, तुमसे कितनी बार बोला है, एकदम से मेरे सामने मत आया करो, तुझे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जाकर रेखा को भेज। इतने में रेखा नीचे आ जाती है। माँ जी, आ गई मैं, बताइए क्या काम है? आज हमें बबीता की गोद भराई की रस्म में जाना है, तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी। अवंतिका, तुम भी जाके तैयार हो जाओ। रेखा बहू, ये क्या बोल रही हो? अवंतिका बहू हमारे साथ नहीं जा सकती। क्यों माँ जी? क्योंकि ये हमारे साथ चली गई तो घर का काम कौन करेगा? तुम आकर खाना बनाओगी। बोलो अवंतिका, तुम जाओ अंदर और घर का काम देखो। अवंतिका अंदर चली जाती है। आशा रेखा से कहती है, पागल है क्या? हर जगह अपनी देवरानी को लेकर घूमती है। तुमको पता है जब तुम दोनों साथ साथ जाती हो तो ऐसा लगता है कि दिन और रात एक साथ चल रहा है। माँ जी, क्यों करती हो ऐसी बातें? जैसी भी है इस परिवार का हिस्सा है, वो हमारे साथ चल सकती है। देख बहू, मैं अपने साथ गोद भराई की रस्म में अवंतिका को नहीं लेके जा सकती हूँ। सब पूछेंगे कि आशा बहन बड़ी बहू इतनी गोरी और सुंदर और छोटी बहू इतनी काली क्यों उठा लाई? तो क्या जवाब दूंगी मैं? आशा और रेखा में काफी बहस होती रही, लेकिन वो काली बहू को गोद भराई की रस्म में नहीं लेकर गई। इस तरह आशा अपनी दोनों बहुओं के साथ भेदभाव करती है। फिर एक दिन रेखा ने अवंतिका को 2 हार के सेट दिखाते हुए कहा, अवंतिका, ये देखो, तुम्हारे जेठ जी कल रात को ये हार के सेट लाए थे, तुम्हें इन दोनों में से जो भी पसंद है वो ले लो। अवंतिका वह हार का सेट हाथ में लेने ही वाली थी कि तभी वहां आशा आ गई और उसने दोनों हार का सेट अपने हाथ में लेकर कहा, अरे रेखा बहू, इससे क्या पूछ रही है? अगर ये कोहिनूर का हीरा भी लगाकर पहन लेना फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू देखना तुझ पर कौन सा अच्छा लगेगा। माँ जी, अवंतिका को पसंद करने दीजिए ना। अगर मैं पसंद कर लूं तो क्या आफत आ जाएगी? देख रेखा बहू, तू ये वाला हार पहनेगी, अवंतिका तू ये वाला रख। रेखा के बार बार मना करने पर भी आशा ने अवंतिका को सस्ते हार का सेट दे दिया और रेखा को महंगे वाला। आशा के जाने के बाद रेखा ने कहा, माँ की बातों का बुरा नहीं माना करो, माँ तो ऐसे ही कहती है। ये दोनों हार में जो तुमको पसंद हो वही लो। रेखा भाभी, क्या बुरा मानूं? अब तो माँ जी की ताने सुनने की आदत हो गई है। और रही इस हार की बात, माँ जी तो बोल के गई है कोहिनूर हीरे से बना
हार भी पहन लूं, फिर भी रहूंगी वैसे की वैसे। लेकिन यह हार माँ जी ने आपके लिए पसंद किया है और आप इसमें सच में बहुत अच्छी लगेंगे। अवंतिका यह बोलकर वहां से चली जाती है। अवंतिका को अपनी सास की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपने सास से कुछ नहीं कहती। एक दिन अवंतिका अपने 13 साल के बेटे दीपक और पतिदेव के साथ बैठी थी। तभी दीपक ने कहा, पापा, दादी माँ को हमेशा उनके रंग को लेकर ताना सुनाती रहती है और माँ के साथ भेदभाव भी करती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप दादी को समझाओ ना। बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। तेरी दादी को तो तब से समझा रहे हैं जब से तेरी माँ इस घर में आई है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पापा, सच कहूं तो दादी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे, क्या बातें लेकर बैठ गए हैं आप दोनों? दीपक, बेटा, वो तेरी दादी है और दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो, सो जाओ, नहीं तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अवंतिका दीपक को चुप करा देती है। दीपक सुबह जल्दी उठकर अकेला ही स्कूल चला जाता है। तभी रेखा का 14 साल का बेटा रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ, देखो ना, दीपक मुझे अकेले छोड़कर स्कूल चला गया। हम रोज साथ जाते हैं। अरे बेटा, उसका कोई एक्स्ट्रा क्लास होगा, कोई बात नहीं, तुमको तुम्हारे पापा छोड़ देंगे। रेखा के पति तरुण बेटे को छोड़ने चले जाते हैं, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो दीपक को अकेला स्कूल से घर आते देख उसकी दादी कहती हैं, अरे दीपक बेटा, तुम अकेले ही स्कूल से आए हो, तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। दीपक ये बोलकर अंदर चला जाता है। तभी पीछे से रोहित घर आता है। रोहित अपनी दादी से कहता है, दादी, दीपक आ गया घर? हाँ तो तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आए? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों में? नहीं दादी, पता नहीं दीपक को क्या हो गया है। सुबह मुझसे पहले स्कूल चला गया और अब मुझसे पहले घर आ गया। स्कूल में भी मुझसे बात नहीं की। रोहित की बात सुन के आशा को बहुत हैरानी होती है। शाम को आशा दीपक और रोहित के लिए हलवा बनाकर लाती है। रोहित खाने बैठ जाता है और आशा दीपक से बोलती है, दीपक बेटा देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा ले बेटा। दादी, मुझे नहीं खाना है, आपके हाथों से बना खाना। आप अपनी गोरी बहू के बेटे को खिलाए। दीपक की बातें सुनकर आशा हैरान हो जाती है। वो किचन जाती है जहां दोनों बहू काम कर रही थीं। तभी आशा अवंतिका से बोलती है, मुझे तो लगता था तेरा रंग ही काला है, लेकिन तेरा तो दिल भी काला है। क्यों दीपक को हम सबके खिलाफ भड़का रही है? क्यों उसे मासूम बच्चे के दिल में हम सबके खिलाफ जहर भर रही है? माँ जी, मैंने दीपक से कुछ नहीं कहा। जहर मैं नहीं, आप भर रही हो मेरे बेटे के दिल में और हम सबकी जिंदगी में भी। अब इस तरह दोनों सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। रेखा दोनों को शांत करने की बहुत कोशिश करती है। अब आए दिन उनके घर से झगड़ा की आवाजें आते रहती हैं। एक दिन दीपक और रोहित में भी झगड़ा हो गया और दोनों हाथ पांव पर आ गए। अवंतिका, रेखा और आशा तीनों उनके बीच की लड़ाई को शांत करवाती है। शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को? भाई होके दुश्मन की तरह लड़ रहे हो। रोहित अपने छोटे भाई को क्यों मारा? दीपक, ये सिखाया है मैंने कि अपने भाई पे हाथ उठाओ। रोहित तुमसे बड़ा है, कुछ बोल भी दिया तो सुन नहीं सकता था। अवंतिका बहू, तू तो चुप ही हो जा। दीपक आज जो ऐसा कर रहा है वो तुम्हारी वजह से। ना जाने क्या क्या सिखाया है। कौन सा मनहूस दिन था जो इस घर में आई थी? दादी, आप मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं अपनी माँ का इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और बाद में मुझे उसका पछतावा हो। हाय ऊपर वाले, क्या इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा था? जिस पोते को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ वो मुझे इस तरह से बात करेगा। भगवान, ये सुनने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? इस तरह आशा के दोनों बहू के बीच भेदभाव करने से अब घर के बच्चों में लड़ाई शुरू हो गई और उनके घर की सुख शांति भंग हो गई। इस सब से छुटकारा पाने के लिए देव ने तरुण से बात की। भैया, हमारे बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे आपस में लड़ने लगे। कहीं ऐसा ना हो जाए छोटा मोटा झगड़ा आगे चलकर नफरत का रूप ले ले। हमें कुछ करना होगा। भैया कहते हुए, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमें घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। हमारे बच्चे अलग रहेंगे, तभी लड़ाई से बच सकते हैं। दोनों भाई ने आपसी सहमति से घर का बंटवारा कर दिया। आशा को अब महसूस हो गया कि काली गोरी बहुओं में भेदभाव के कारण ही उसका भरा पूरा घर बिखर गया, लेकिन अब पछताने के अलावा अब वो कुछ और नहीं कर सकती थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।